नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 के बारे में। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो आंकड़े हैं जो भारत के आने वाले कल की तस्वीर बनाएंगे। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो जिसका हम सबको इंतजार था वो घोषणा आखिरकार हो ही गई है। जनगणना 2027 की तारीखें सामने आ चुकी हैं। पर सवाल यह है कि ये जो जनगणना 2021 में होनी थी और अब 2027 में हो रही है, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे अब तक की सारी जनगणनाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम 4 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले वो बड़ी घोषणा क्या है, फिर समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। उसके बाद जानेंगे कि जनगणना के लिए कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये जनगणना इतनी खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट। देखिए, गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर शुरू हो गई है और सारी सरकारी एजेंसियां इस काम में जुट जाएंगी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है, वो ये है। अब तक की जनगणनाओं में जनसंख्या तो गिनी ही जाती थी, साथ में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की जानकारी ली जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके साथ साथ हर एक जाति और उपजाति की गिनती भी की जाएगी। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि जमीनी स्तर पर ये इतना बड़ा काम आखिर किया कैसे जाएगा। इस पूरे काम को 2 मेन फेज या चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है मकानों की गिनती, जिसे हाउसिंग सेंसस कहते हैं, और दूसरा चरण होगा जनसंख्या की गिनती यानी पॉपुलेशन सेंसस। अब जरा इसकी टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। ये भी काफी सोच समझकर बनाई गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे बर्फीले इलाकों में ये काम 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, और बाकी पूरे देश के लिए जो रेफरेंस डेट है वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कोरोना की वजह से जो देरी हुई, उसके कारण अगली जनगणना 2031 की जगह अब 2035 में होगी। और इस विशाल काम को करने के लिए कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि करीब 34 लाख ट्रेंड कर्मचारी पूरे देश में तैनात किए जाएंगे। सोचिए, 34 लाख लोग, और इन्हें काम पर लगाने से पहले 2 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और हाँ, जो बात इसे सबसे मॉडर्न बनाती है वो है टेक्नोलॉजी। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। मतलब कागज पेंसिल का काम खत्म, सारे कर्मचारी मोबाइल ऐप्स और खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम भी जोड़े गए हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे हर घर, हर परिवार से जुड़ा है कि आखिर जनगणना कर्मचारी पूछेंगे क्या। तो जो पहला फेज होगा हाउसिंग सेंसस, उसमें आपके घर से जुड़ी बेसिक जानकारी ली जाएगी, जैसे कि घर रहने के लिए है या बिजनेस के लिए, पीने का पानी कहाँ से आता है, टॉयलेट और बिजली की सुविधा है या नहीं, घर अपना है या किराए का, और घर में गाड़ियां कितनी हैं। फिर आएगा दूसरा फेज, जिसमें परिवार के हर सदस्य से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इसमें करीब करीब 30 सवाल हो सकते हैं, जैसे कि नाम, उम्र, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी हुई है या नहीं, धर्म क्या है, और सबसे जरूरी जाति और उपजाति क्या है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस जनगणना को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये इतनी ऐतिहासिक क्यों है? इसका जवाब इस 1 साल में छिपा है, जो आज से लगभग 1 सदी पहले का है। जी हां, 1931 के बाद, यानी पूरे 96 साल के लंबे गैप के बाद, ये पहली बार होगा जब भारत में एक विस्तृत जातीय जनगणना करवाई जा रही है। ये एक ऐसी मांग थी जो कई दशकों से चल रही थी, और अब जाकर ये हकीकत बन रही है। देखिए, ये पहले से बहुत अलग है। पहले सिर्फ एससी और एसटी समुदाय के लोगों से उनकी जाति पूछी जाती थी, लेकिन बाकी जातियों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इस बार हर व्यक्ति को अपनी जाति, उपजाति और ओबीसी स्टेटस बताने का विकल्प मिलेगा। इससे देश के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही डिटेल्ड डेटा तैयार होगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो नए और विस्तृत आंकड़े सामने आएंगे, ये भारत की आने वाली नीतियों, आरक्षण व्यवस्था और विकास के रास्ते को किस तरह से बदलेंगे। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।